जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी 10 नंबर क्लास में आ गए हैं। और यहाँ पर हम लोग जो यूपी टेट की जो क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी यूपी टेट की, यहाँ पे थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। हाँ, अब हुआ जबरदस्त और आसान। तो देखिए, जो ये यूपी टेट की 2023 की क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें हम लोगों ने 10 पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को कि पूरी अच्छे तरीके से सबको समझ में आ रहा होगा और किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। आज कैमरे में पता नहीं मैं करिया एकदम दिखाई देता हूँ वैसे तो करिया ही बैठ कर रहे, ठीक, काला हूँ ही, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही काला दिखाई दे रहा हूँ। तो थोड़ा से आप लोग कमेंट वगैरह करके मन को मोटिवेट करिए। तो चलिए हम चलते हैं, प्रोनाउन पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। तो चलिए देखिए, प्रोनाउन पढ़ रहे थे, तो प्रोनाउन में हम लोग 6 नंबर तक पहुंच चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे परस्परवाचक सर्वनाम। परस्परवाचक सर्वनाम इट मीन्स रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब ये देखिए कौन सा प्रोनाउन है जो है, इस प्रोनाउन को ध्यान से देखते हैं। ये जो प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, मतलब इसका जो हिंदी है परस्परवाचक सर्वनाम। मतलब क्या होता है, पहले इसकी हिंदी को, पहले इसकी डिफिनेशन को अच्छे तरीके से समझते हैं। इसकी जब डिफिनेशन को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे हम लोग, तब ये कवर होगा बहुत अच्छे तरीके से। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसकी जरा डिफिनेशन को देखिए। जो प्रोनाउंस, मतलब जो प्रोनाउंस यानी जिनकी प्रोनाउन दो प्रोनाउन से मिलकर बने हो, मतलब जो प्रोनाउन दो प्रोनाउन से मिलकर बने हो, मतलब एक ऐसा प्रोनाउन जिसमें दो प्रोनाउन दिखे तथा परस्पर संबंध हो। परस्पर क्या हो, संबंध व्यक्त करता हो, परस्पर संबंध व्यक्त करता हो, उसे ही हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहलाते हैं। मतलब उसी को ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। एक तरीके से ये कहा जाए, जब दो प्रोनाउन एक साथ आते हैं, आ रही है बात समझ में, जब एक साथ दो प्रोनाउन आते हैं तो उसे परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जरा ये होते कैसे हैं, जरा देख लेते हैं हम लोग, ओके, और डिस्कशन करते हैं हम उसके बारे में। देखिए लिखा है, ऑल द पीपल हेल्प्ड वन अनदर। ध्यान से समझिएगा, यहां पे लिखा है वन और यहां पे लिखा है अनदर। ये दोनों एक साथ आए हुए हैं, दो प्रोनाउन है। देखिए ध्यान से, वन अनदर का मतलब ऑल द पीपल हेल्प्ड वन अदर, यानी ऑल पीपल का मतलब बहुत सारे लोग। पहले इसका ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे लोग मतलब कई लोग। अब जैसे कई लोग होंगे तो यानी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 या 1 2, ओके। तो ये जो है वन अदर का मतलब एक दूसरे का, यानी इसका भी और इसका भी, यानी इसके लिए भी यही प्रोनाउन यूज हुआ है, इसके लिए भी यही प्रोनाउन यूज हुआ है। यानी 2 व्यक्तियों के लिए या 4 व्यक्तियों के लिए या 10 व्यक्तियों के लिए एक प्रोनाउन जब यूज होता है तो उसी को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। आ रही है बात समझ में? क्यों? क्योंकि ये प्रोनाउन एक साथ आते हैं एक सेंटेंस में, तभी इसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है। इस पे क्वेश्चन बनते हैं यूपी टेट में और सुपर टेट में, क्वेश्चन तैयार होते हैं, बनते हैं, और बहुत ही सरलता तरीके से इसे क्लियर किया जाता है। आगे देखिए, 2 गर्ल्स वर, 2 लड़कियां क्वारलिंग ईच अदर, एक दूसरे से झगड़ा कर रही थी। 2 लड़कियां आपस में एक दूसरे से क्या कर रही थी, झगड़ा कर रही थी। अब ध्यान से समझिए, ये जो ईच अदर लगा है, ईच अदर, तो ईच अदर लगा है इन दोनों लड़कियों के लिए। अब ये जो दोनों लड़कियां हैं, 2 लड़कियां, अब ये दोनों लड़कियां हैं, मान लो ये है एक लड़की और ये है, एक का नाम लगा लीजिए, ओके, रोशनी है, ओके, दूसरा का नाम लगा लीजिए मुस्कान है। अब इन रोशनी के लिए और मुस्कान के लिए ये ईच अदर का यूज हुआ है, यानी 2 नाउन के लिए एक प्रोनाउन यूज हुआ है, लेकिन ये एक्चुअल में 2 प्रोनाउन है, ओके।
यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो या दो से अधिक नाउन के लिए जब एक सिंगल प्रोनाउन यूज होता है तो उसी को एक तरीके से रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, हम ये भी कह सकते हैं। आ रही है बात समझ में? मुझे उम्मीद होगी कि आपको बहुत अच्छे तरीके से यहां तक समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेंगे कि सर मुझे समझ में नहीं आया, सर मुझे कंफ्यूजन है, मुझे कोई दिक्कत है, तो मैं उसका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट जरूर करूंगा। मैं आपके कमेंट को जरूर पढ़ता हूं। अब देखिए यहां पे नोट लिखा है। अब ये नोट में क्या मेंशन है, इस चीज को ध्यान से समझिए। पहले नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट में समझते हैं। ईच अदर तथा वन अनदर, यानी ईच अदर और वन अनदर क्या कहता है, ही केवल दो ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन के लिए होता है। यानी ईच अदर और वन अनदर जब यूज होता है तो ये दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन के लिए यूज होता है, यही दोनों वर्ड। तो और आप अच्छे से समझ भी सकते हैं कि यही दोनों वर्ड हैं ये जो जिनको इस प्रोनाउन के अंतर्गत यूज करते हैं। आगे देखिए, ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए होता है। भाई ध्यान से समझिएगा, ये जो ईच अदर है आपका, ये सिर्फ दो व्यक्तियों के लिए यूज होता है। अभी ऐसा है, अभी ये नोट में कह रहा है, लेकिन जबकि ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है, बड़े बड़े विद्वानों ने अलग अलग चीजें दिया है। तो हमें क्या करना है, हमें सारी चीजों को रिकवर करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर स्टूडेंट? अब आगे देखते हैं। अब यहां पे वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है, यानी दो से अधिक व्यक्ति के लिए होता है। लेकिन आजकल के ट्रेंड इंग्लिश में क्या हो रहा है कि ये दोनों जो है दो से अधिक और दो से दो व्यक्तियों के लिए भी यूज होने लगा है। आजकल का ये ट्रेंड है भाई। ओके, चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं, 6वां नंबर प्रोनाउन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 7 नंबर प्रोनाउन को रिकवर करेंगे। यहां पे देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है जी? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इट मींस प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम एक ऐसा प्रोनाउन जिससे सवाल पैदा होता हो, इंक्वायरी डिपार्टमेंट बैठता हो। आ रही है बात समझ में? ऐसा प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट प्रोनाउन विच क्रिएट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस लाइक। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस। देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का काम करे उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का काम करे, सवाल करने का काम करे, तो दैट इज द कॉल्ड, उसी को हम कौन सा प्रोनाउन कहते हैं? उसी को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे देखिए, ये कौन से कैसे हैं ये प्रोनाउन, ध्यान से समझिए। विच, ये एक ऐसे प्रोनाउन है जिनसे सवाल पैदा होता है। व्हाट, ये ऐसे प्रोनाउन है जिससे सवाल पैदा होता है। whom, whose, who आदि, मतलब ये सब ऐसे प्रोनाउंस है जिनसे क्या पैदा होता है? सवाल पैदा होता है। आ रही है बात समझ में मेरी आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोगों के पास सेंटेंस है। अब इन सेंटेंस को हम रिकवर करेंगे। इज दैट क्लियर? जिनको समझ में आएगा वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, जिनको नहीं समझ में आएगा वो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेंगे कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, सर मुझे कंफ्यूजन है। या जिनको समझ में आ जाता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है। इज दैट क्लियर? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है हु केम हियर, यहां कौन आया? हु केम हियर। अब ये क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है, इंट्रोगेटिव। अब ये जो लगा है WHO, हु का मतलब कौन। अब ध्यान से समझिए, ये जो कहेगा कौन, अब ये जो सवाल किया है कौन मेरे भाई, और आपने कौन का नाम लिया कि राहुल आया था मान लीजिए। ये जो हु पूछा गया इंट्रोगेटिव में, सवाल पूछा गया,
ये राहुल के लिए लगाया गया है WHO। हु का मतलब कौन, यहां कौन आया था, तो ये राहुल के लिए आपने जवाब दिया कि राहुल यहां आया था, तो आपने राहुल के लिए उसने अनजाने में उसने किसके लिए यूज किया, हु, राहुल के लिए, और हु वर्ड यूज किया, और उसको यह भी पता है कि ये वो कोई ना कोई प्रकार का नाउन है, तो इसीलिए उसके लिए WHO यूज किया जाता है, यानी हु, यानी जिससे निकल के आए कि वो कौन है। आ रही है बात समझ में? जब वह कौन है तो वह भी एक प्रोनाउन है, तो वह जो व्यक्ति होगा वो व्यक्ति कोई ना कोई नाउन होगा, तो उसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है हु, उसी को बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखिए, हुज पेन इज दिस। अब देखिए कह रहा है कि हुज पेन इज दिस, यह पेन किसकी है। आ रही है बात समझ में? अब हुज पेन दिस, तो अब यहां पे हुज जो है ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। whom डू यू वांट, ये भी whom जो है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज दिस, अब कहें कि यह क्या है, अब कहें कि वो यह क्या है, व्हाट इज दिस, तो ये पेन है। अब पेन एक आपका नाउन है, अब नाउन के लिए WH8 यूज हुआ है, तो व्हाट यूज हुआ है, तो व्हाट मतलब क्या, इसी के लिए यूज हो रहा है, पेन के लिए। तो ये जो पेन है एक नाउन है, जब इसके लिए कोई वर्ड यूज होता है तो वो क्या कहलाता है, दैट इज ए प्रोनाउन। तो इसीलिए ये व्हाट क्या है, प्रोनाउन है। विच इज योर पेन, अब लगा लीजिए जैसे एग्जाम्पल, अब ध्यान से समझिएगा जरा। ओके, अरे क्या हो रहा है भैया, हटो भाई यहां से, टाटा बाय बाय, खत्म। अब ध्यान से समझो, अब यहां पे देखो 3 पेन है, और भी पेन हो सकती है, तो अब विच इज योर पेन, अब मैं इसमें सवाल करूं कि इसमें से कौन सी तुम्हारी पेन है, विच इज योर पेन। अब 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, अब 3 पेन है, इन तीनों का अलग अलग मान लो इनके नाम है, तो जब तीनों ये नाम है तो इट मीन्स ये तीनों नाउन है। अब इसी में से एक के लिए यूज हो रहा है कि विच, तो जो विच यूज हो रहा है उसी को हम क्या, विच वर्ड को ही हम लोग कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इसी को बोलते हैं। इसी को हम कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं बाबू, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को प्रोनाउन ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ओके चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए यहां पे लिखा है उपर्युक्त वाक्यों में WHO, whose, whom और what, ये सब के सब टोटल जी टोटल ये कौन से प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट प्रोनाउन क्या है भैया, इनडिफिनिट का प्रोनाउन, डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, इन जिसमें लग जाता है अनिश्चित हो जाता है। आ रही है बात समझ में? इट मीन्स इनडिफिनिट। ओके, इनडिफिनिट यानी अनिश्चित, जिसे एक तरीके से कहा जाए तो यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इनडिफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब चलिए इस प्रोनाउन को देखते हैं। जिन प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति, मतलब किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है वे इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाते। यानी किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, यानी कोई व्यक्ति निश्चित, जिस प्रोनाउन से किसी भी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित ना हो उसी को हम इनडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जब निश्चित ना हो तो मतलब निश्चित का ना हो मतलब अनिश्चित, इट मींस इनडिफिनिट प्रोनाउन। अब देखिए आगे, व्यक्ति या वस्तुओं के लिए, समझ रहे हैं यहां पे देखिए जरा तो क्या लिखा है, व्यक्ति या वस्तुओं को समान रूप में दर्शाते हैं, वे किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को रेफर नहीं करते। यहां पे नोट लिखा हुआ है, बहुत महीन दिख रहा है मुझे, लग रहा होगा कि आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। चलिए यहां पे अगर ये थीम पसंद आप लोगों को नहीं आ रही होगी तो बताइएगा, मैं थीम चेंज कर दूंगा, क्योंकि ये जो थीम पे मैं जितने भी PDF मैंने जो बनाया है ये थीम मुझे जच नहीं रही है,
आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि सर थीम जच नहीं रही है, तो मैं थीम जो है चेंज कर दूंगा। आ रही है बात समझ में? चलिए चले आगे बढ़े। अब देखो, द इंडिफिनिट प्रोनाउन आर कैसे होते हैं भैया? देखो देखो, वन का मतलब एक, कौन नहीं पता, डिफिनिट नहीं है। समवन, कोई, समवन का मतलब कोई, कोई का मतलब कौन भैया, क्लियर है ही नहीं। समवन मतलब किसी ने यह कलम तोड़ दी, किसी ने यह खाना खा गया, किसी ने चाबी दे के गए, कौन नहीं पता। तो जब निश्चित नहीं है, कोई कहे कोई आया इसको मारकर चला गया, तो इट मींस निश्चित है ही नहीं। तो जब निश्चित नहीं है तो उसी को हम कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। अब ध्यान देखिए, एनीवन, एनीवन का मतलब जैसे कोई भीड़ है 20-25 लोगों की, किसी से भी बोला जाए एनीवन, कोई भी आए और इसे मारकर चला जाए, तो यानी एनीवन कैन, ठीक है, आ सकता है, मतलब कोई भी आ सकता है, तो यानी निश्चित नहीं है, तो इसी को नो वन, नन, सेम, एनी, समबडी। आ रही बात समझे? एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ऑल, मेनी, फ्यू, अदर, अदर्स, दे, ये सारे के सारे आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आ रही है बात समझ में? सारे के सारे कौन से प्रोनाउन है बाबू? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जिन लोगों को, बाकी लोगों को नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे हम और उन्हें अच्छे से समझाएंगे मेरे भाई। चलो, नॉन ऑफ हिज ब्रदर हेल्प्ड हिम। अब उसके भाई का किस, देखो, नॉन ऑफ हिज ब्रदर से हेल्प्ड हिम, ठीक है, उसके भाई का किसी ने मदद नहीं किया। अब यहां पे क्या है, नन जो वर्ड है ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। अब देखिए आगे, देखिए क्या लिखा है, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर absent, बहुत से स्टूडेंट absent थे। Nobody came to see him, कोई उसे देखने नहीं आया। अब nobody का मतलब उसमें निश्चित है ही नहीं कि कौन से स्टूडेंट, तो इसीलिए इसको हम इंडेफिनिट बोलेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलेंगे। ऑल वर हैप्पी, सभी लोग खुश थे। अब उसमें कोई ये निश्चित नहीं है कि उसमें कौन कौन खुश था। अब लगा लो जैसे 50 लोग हैं, 50 लोग में 50 नाउन है। अब उस नाउन में से किसके लिए यूज हो रहा है, कंफर्म नहीं है। तो जब कंफर्म नहीं है तो यानी इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित है। जब अनिश्चित है तो इसी को हम कौन सा नाउन बोलते हैं? ऑल को, इसी को हम बोलेंगे इंडेफिनिट नाउन। इज दैट क्लियर? आगे अगला वाक्य देखिए, ये है सम बॉयज वर प्लेइंग इन द पार्क, कुछ लड़के पार्क में खेल रहे थे। अब ये जो सम है इन बॉयज के लिए लगा है, यानी इन लड़कों के लिए लगा। अब ये जो बॉय है, मान लीजिए 5 लड़के थे, अब उसी में लगा लीजिए किसी का नाम अजय था, किसी का नाम राहुल था, किसी का नाम आर्यन था, और उसी में कोई लड़की भी थी, लगा लो जैसे नेहा थी, ठीक है, बबीता थी। ओके, अब ये 5 लोग हैं। इन 5 नाउन के लिए कौन सा सम बॉय, अगर मान लीजिए यहां पे, जैसे यहां पे बॉय दिया है तो लड़कियों का नाम ही हटा देते हैं, बॉय दिया है, ओके, सॉरी बॉय दिया था इसीलिए। अब लगा लीजिए जैसे मनोज है, ओके, और लगा लीजिए सोहन है यहां पे। अब ये मान लो सोहन है, 5 लड़के। अब ये 5 लड़कों के लिए सम बॉयज वर्ड यूज हुआ है। तो जब सम बॉयज यानी 5 कंफर्म नहीं है, मतलब 5 लड़के, 10 भी हो सकते, 11 भी हो सकते, कितने हैं ये कंफर्म नहीं है, मैं तो केवल गिनती बता रहा हूं कि मान लो 5 है। अब ये 5 नाउन है, 5 जब नाउन है तो इन्हीं के लिए ये कौन सा वर्ड यूज हुआ है? ये सम वर्ड इन्हीं के लिए वर्ड यूज हुआ। अब ये जो सम वर्ड, सम का मतलब सम बॉयज, अब ये कंफर्म नहीं है कि उसमें से कौन कौन खेल रहे थे। जब कंफर्म ही नहीं है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। समवन इज वेटिंग फॉर यू एट द डोर, कोई आपका इंतजार कर रहा है दरवाजे पे। अब कौन इंतजार कर रहा है पता है आपको? क्लियर है? समवन इज वेटिंग, अब आपका कोई इंतजार कर रहा है कि मतलब समवन का मतलब हो गया कोई। अब जब कोई आपका इंतजार कर रहा है तो भैया आपको क्लियर ही नहीं है। जब क्लियर नहीं है तो यानी वो कौन सा नाउन हुआ आपका? सॉरी प्रोनाउन हुआ, इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ।
इज दैट क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी, टाइफाइड, मलेरिया वगैरह किसी को नहीं हो रही होगी। अगर जिन लोगों की हो रही है प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है, यस सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दोनों चीजें मुझे बता सकता है, मैं उनका क्लियर कर दूंगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला बात, नोट लिखा है यहाँ पे। अबे कहां जा रहा है? आगे नोट लिखा है यहाँ पे, देखिए जी नोट लिखा है मैंने। अब नोट में गांधी जी का नोट, उपर्युक्त वाक्यों में नन, मेनी, वन, नोबडी, ओके, ऑल, सम, ये सब ओके निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, इसीलिए इन्हें कौन से, इन सबको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। इसीलिए इन सबको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये सब। ओके चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये लास्ट प्रोनाउन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बिल्कुल ही खत्म होने वाला प्रोनाउन। इस प्रोनाउन को हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेंगे। जिन लोगों को प्रोनाउन नहीं समझ में आएगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आगे चलते हैं। इंफैटिक प्रोनाउन, इंफैटिक का मतलब होता है दृढ़वाचक, दृढ़ता सूचक। दृढ़ता सूचक मतलब एकदम दृढ़ता हो, मतलब एकदम कंफर्म हो, उसी को बोलते हैं इंफैटिक प्रोनाउन। इंफैटिक मतलब अब ध्यान से समझिए इंफैटिक प्रोनाउन क्या कैसा होता है, ध्यान से देखिए। चल भैया इधर आ जा। हाँ, जिस प्रोनाउन, क्या लिखा है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग दृढ़ता दिखाने अथवा जोर डालने के लिए, दृढ़ता दिखाने के लिए अथवा जोर डालने के लिए किया जाता है, उसी को हम कौन सा प्रोनाउन कहते हैं? इंफैटिक प्रोनाउन कहते हैं। जब किस वर्ड से जोर और जबरदस्ती का, आ रही है बल का लगा लो, या दृढ़ता का भाव निकल के आए, उसी को इंफैटिक प्रोनाउन कहते हैं। चलिए आगे चलते हम लोग। उसी को कौन सा प्रोनाउन कहते हैं? इंफैटिक। अब नोट में लिखा है, देखिए नोट में क्या लिखा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोगों ने पढ़ा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंफैटिक प्रोनाउन भी पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्वेज लगाने से बनते हैं। अरे वैसे इनको बड़ा बारीकी से समझना होता है, ध्यान से। वैसे इन पे ज्यादा क्वेश्चन तो बनते नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसे पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये भी कभी कभी होता है कि इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्या रहता है कि अगर हम पढ़े नहीं रहते तो फंस जाते हैं, इसीलिए इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। अब जैसे हिमसेल्फ है, योर सेल्फ है, आवर सेल्वेज है, माई सेल्फ है। अब ये माई वगैरह क्या है? आपका वही है, मैंने बताया आपको कौन सा है, क्योंकि ये भी सब पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में लग के पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ वगैरह सेल्वेज वगैरह लगा के आपको किस तरीके का बना देता है कि इंफैटिक प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह बना देता है। ओके चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एग्जांपल है, जैसे दे, देम, सेल्वेज, केम हियर। इसके पहचान, अब ये आप भी कह सकते हैं कि सर अगर ये पर्सनल प्रोनाउन से मिलकर बनता है सेल्वे और सेल्वेज, क्या हो गया भाई? हाँ, तो सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफैटिक प्रोनाउन में क्या फर्क रह जाएगा? तो देखिए मैं इसका बताता हूं सबसे बड़ा कारण, इसको पहचानने का तरीका कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कैसे पहचानेंगे और इंफैटिक प्रोनाउन को कैसे पहचानेंगे। इसको मैं तोड़ बता रहा हूं, रामबाण तरीका। दे, देम, सेल्वेज, केम हियर। ओके आगे देखिए, शी हरसेल्फ कुक्ड द फूड। अब ध्यान से समझिए कि वह खुद यहां पे आए, उसने खुद ही खाना यह बनाया। अगला वाक्य देखिए, ही हिमसेल्फ विल डू इट, वह इसे खुद करेगा। अब इसमें अगला वाक्य देखिए, अगला, यू योर सेल्फ शुड गो देयर, तुम्हें वहां खुद ही जाना चाहिए। अब ये 4 एग्जाम्पल मैंने बता दिया, इन चारों एग्जाम्पल का एक तोड़ देखिए ध्यान से। ये चलिए यहां ध्यान से देखिए, आ गया भाई? हाँ यही से ना था। हाँ अब ध्यान से देखिए, दे मतलब ये क्या है? आपका सब्जेक्ट है। देन सेल्वेज, उसके बाद वर्ड यूज हुआ है, यानी इसके बाद ठीक तुरंत सब्जेक्ट के बाद प्रोनाउन यूज हुआ है, यानी सब्जेक्ट प्लस प्रोनाउन,
प्लस वर्ब, यानी सब्जेक्ट प्लस प्रोनाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रोनाउन प्लस वर्ब यूज हो जाए जिस सेंटेंस में, तुरंत समझ जाइएगा इंफैटिक प्रोनाउन यूज हुआ है इसमें। बिना सोचे समझे तुरंत समझ जाइएगा कि इंफैटिक प्रोनाउन यूज हुआ है तुरंत। जैसे देखिए अगला वाक्य देखिए, इसमें देखिए सी हरसेल्फ। अब यहां पे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन में इसने क्या किया, सेल्फ को लगा दिया, सेल्फ को लगा के बना दिया हरसेल्फ। तो ये क्या किया, ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद है, तुरंत बाद क्या है, प्रोनाउन है और प्लस वर्ब। अगर सेंटेंस की संरचना इस तरीके से हो, स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट प्लस प्रोनाउन प्लस आपका तुरंत वर्ब हो, तो समझ जाइएगा कि यहां पे आपका इंफैटिक प्रोनाउन का प्रयोग किया गया और तुरंत इंफैटिक प्रोनाउन आ जाएगा। अगले वाक्य में देखिए जरा, मैं अगला वाक्य बताता हूं आपको। देखिए लिखा है आई माई सेल्फ सा द थीफ, मैंने खुद ही चोर को देखा। अब माई सेल्फ जो वर्ड यूज हुआ ये एक प्रकार का प्रोनाउन है। अब आप ये भी कह सकते कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है सर, तो लिखता तो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह, लेकिन ये है नहीं। क्यों? क्योंकि इसने सब्जेक्ट के तुरंत बाद जगह ले ली है, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो जगह ले लेगा दैट इज ए कॉल्ड जो है इंफैटिक प्रोनाउन। ओके, आगे देखिए यहां पे मैंने नियम भी लिखा है कि इंफैटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। यदि इनके हटा भी दिया जाए, अगर मान लो रिफ्लेक्सिव अगर सेंटेंस में इनको भी हटा भी दिया जाए, तो ऐसा नहीं है कि सेंटेंस का भाव चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि सेंटेंस का भाव चेंज हो जाएगा। हिंदी का जो सेंटेंस निकलेगा वो वही निकलेगा। ओके, भाव चेंज होने वाला नहीं है। चलिए एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, लास्ट प्रोनाउन यहां पे देखिए एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। अब चलिए देखते हैं हम लोग एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन को पढ़ेंगे भाई। एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मय बोधक सर्वनाम, यही है लास्ट। मैं उसको बोल दिया था लास्ट, सॉरी, मैं सोचा मैं पढ़ा चुका हूं। अब ये है लास्ट, इसी को हम लोग देखेंगे। ध्यान से देखिए इस, जब वाक्य में वाट WHAT वाट का प्रयोग विस्मय या आश्चर्य, विस्मय या आश्चर्य यानी अचानक यानी सरप्राइज व्यक्त करने के लिए जब वाक्य में यूज हो, तो उसे हम क्या करेंगे, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। देखिए कैसे, जरा देखिए तो यहां पे जो एक वाक्य दिया है, क्या वाक्य है, व्हाट यू हैव लॉस्ट योर बैग, क्या तुमने अपना बैग खो दिया। ये जो व्हाट है यहाँ पे बैग के लिए यूज हुआ है, बैग के लिए, क्या तुमने अपना बैग यूज कर दिया, खो दिया। अब ये जो व्हाट है ये यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी का लोगो लगा है, इसीलिए इसको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन बोलते हैं। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन इसीलिए बोल, व्हाट ही हैज फेल्ड, क्या वह फेल हो गया। अब वह फेल हो गया, तो ये व्हाट जो है इसी के लिए लगा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ओके, चलिए मुझे उम्मीद थी अब यहीं पे वीडियो जो है खत्म करते हैं अपने प्रोनाउन की क्लास को। फिर अब हम लोग आगे जो आने वाली क्लास है उसमें हम लोग एडजेक्टिव शुरू करेंगे, बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल अच्छे तरीके से एडजेक्टिव को पढ़ेंगे। फिर मैं आपसे अलविदा लेता हूं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद,